टेक्नोलॉजी से तो हम क्वेश्चन भेज ही रहे हैं, कुछ अब सीएमआर और कुछ माइंसफुल से पहले भी वीडियो भेजे हैं, देख लीजिएगा। और हम नाइट में आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि दिन में हमारे पास समय नहीं है। तो कम से कम आप लोग एज ए रिवॉर्ड मास्लोस का मोटिवेशनल थ्योरी पढ़े जी। वहाँ बहुत सारे नीड के बारे में बताते हैं, बेसिक नीड, स्टीम नीड, बहुत सारा चीजें वहाँ पे हम बताएंगे कभी आप लोगों को। आप लोग पढ़े हैं फिर भी हम बताएंगे मास्लोस नीड थ्योरी और मोटिवेशनल थ्योरी, ठीक है। तो रिवॉर्ड के रूप में कम से कम आप लोग वीडियोस को अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्रिप्शन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो, नहीं लगता तो जरूर नहीं है, ठीक है। माई एम इज टू हेल्प द माइनिंग स्टूडेंट। ओके, नाउ वी विल सी वन लेजिस्लेशन क्वेश्चन। और हम पिछला वीडियो में आप लोग को बताए थे आईएलओ के बारे में। हम बोले भी थे कि अगले वीडियो में आईएलओ का डिस्कशन करेंगे। आईएलओ का जो रेडियोग्राफ्स का क्लासिफिकेशन करते हैं न्यूमोकोसिस के लिए, वो इसी क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के ही लिए नहीं है, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं उनके लिए भी बड़ा काम आता है, ठीक है। जो नौकरी के लिए बैठ रहे हैं वो भी बहुत काम आता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसके अंदर से निकलेंगे, वीडियो के आखिर में हम बता देंगे, ठीक है, किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं। स्टेचुटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू पीएमई। पीएमई से संबंधित क्या स्टेचुटरी प्रोविजंस है? भाई लोग करते क्या, रूल 29 भी लिख करके छोड़ देते हैं, खत्म हो गया बात। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर दे देगा कोई दया करके, ठीक है। बहुत सारा स्टेचुटरी प्रोविजंस ऑफ पीएमई का, ठीक है, देखेंगे। एंड डिस्कस इट्स मतलब पीएमई का, एंड डिस्कस इट्स रिलेवेंस टू आईएलओ क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियोग्राफ्स फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूमोकोसिस को डिटेक्शन करने के लिए चेस्ट का एक्सरे जो करते हैं उसका आईएलओ क्लासिफिकेशन क्या है, आईएलओ ने क्या क्लासिफिकेशन दिया है। हम बहुत दिन से बात कर रहे हैं आईएलओ क्लासिफिकेशन, आईएलओ। अब यहाँ पे पूरा मिल जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड दिए हैं क्लासिफिकेशन के लिए, कैसे रेडियोग्राफ्स को आप पढ़िएगा, कैसे उसको विश्लेषण कीजिएगा, कैसे एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेचुटरी प्रोविजंस किसका लिखना है? पीएमई का। किसका लिखना है? पीएमई का। तो पीएमई के बारे में आपको माइंसफुल्स में बहुत सारे रूल दिए हैं। नाम एक जगह पीएमई लिखा है तो बाकी जगह नहीं लिखा तो समझ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए कौन कौन सा रूल आपको पीएमई के स्टेचुटरी प्रोविजंस में लिखना है। रूल 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, ये तो लगातार है ना है जी। 29B, C, D, E, F और एक है 29J, ठीक है। और साथ में आपको 10th नेशनल एनएससी मतलब नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का पीएमई के रिगार्डिंग में जो रिकमेंडेशंस आया है वो भी लिखना है। और ये पूरा रूल को अपनी भाषा में लिखिए, रेगुलेशन को अपनी भाषा में लिखिए, जो 4 लाइन का रहता है और बड़ा क्लिष्ट भाषा में, उसको आपने क्या समझा उसको अपनी भाषा में लिखना है। सुनिएगा, अब हम बताएंगे भी आप लोग को, ठीक है। और यहाँ तो आपको पूरा रूल भी नहीं लिखना है, एक एक पॉइंट लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। इतना सब लिखिएगा तब आपका पीएमई का स्टेचुटरी प्रोविजंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। पीएमई कभी गए हैं जो नौकरी करते हैं, वो भी ना देखते होंगे, तो गए हैं तो आपको मैनेजर साहब 20 दिन पहले नोटिस देते हैं ना, तो पीएमई के लिए ना नोटिस दिया, तो पीएमई का स्टेचुटरी प्रोविजंस हुआ कि नहीं हुआ। यदि आप नहीं जा पाए तो बाद में सेकंड नोटिस देते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले, तो पीएमई ना है वो, और कोई दूसरा चीज है नहीं ना। नया बच्चा लोग भले चाहे गलती कर दे, कम से कम जो हमारे एम्प्लॉयज है, जो स्टेचुटरी कैपेसिटी से एम्प्लॉयड है, उनसे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है।
29B में क्या बोलता है? 29B में क्या बोलता है? PME of every person at interval of 5 years and PME of every person working in asbestos mine once in a year. अब वहां रूल में कैसा लिखा होगा? पर्सन इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड मिलिंग ऑफ एस्बेस्टोस मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड वंस एटलीस्ट इन 12 months, ऐसा लिखा होगा। तो उतना लिखने की जरूरत है? अरे माइनिंग एंड मिलिंग ऑफ एस्बेस्टोस लिखा ना, मतलब एस्बेस्टोस माइन बोल रहा हूं, कहने का मतलब रूल। तो जो आदमी एस्बेस्टोस माइन में काम करता है उसका पीएमई 1 साल में एक बार, 12 महीने में एक बार, 12 महीना मतलब 1 साल, एक बार होगा। और इन जनरल बाकी केस में 5 साल में एक बार। ठीक है। इसके अलावा पीएमई और एक्सरे आर बोथ, पीएमई आर एक्सरे आर बोथ shall be conducted at more frequent interval। अब पीएमई या एक्सरे जांच या दोनों, इससे भी जो स्टिपुलेटेड टाइम अभी हम बोले 1 साल और 5 साल वाला, उसके पहले भी कर सकते हैं। कब कर सकते? उसका कंडीशन है इफ मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल एग्जामिनिंग अथॉरिटी। ठीक है। एग्जामिनिंग अथॉरिटी मतलब डॉक्टर साहब। देखिए एग्जामिनिंग अथॉरिटी कहीं लिखा है, उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर या हम ब्रैकेट में डॉक्टर दिया। यदि डॉक्टर साहब ये समझता है कि डस्ट रिलेटेड डिजीज के किसी सस्पेक्टेड केस को कंफर्म करने के लिए जरूरी है, तो उस आदमी का पीएमई या एक्सरे या दोनों जांच कम समय के अंतराल पर भी किया जाएगा। ठीक है। इतना हुआ। ये 29B का पोर्शन हुआ। और 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का क्या रिकमेंडेशन है कि हर 45 साल के ऊपर के आदमी का 3 साल में एक बार पीएमई करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी पर्सन हुज एज इज अबोव 45 years वंस इन ए 3 years। ठीक है। 3 साल में एक बार करना है। और जो रिटायरमेंट हो रहे हैं हमारे एम्प्लॉय, उनका रिटायरमेंट के 1 साल पहले करना है। ये किसका रिकमेंडेशन है? 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का। अब बढ़ते आगे 29C। बी के बाद आया सी, क्या? एग्जामिनिंग अथॉरिटी। एग्जामिनिंग अथॉरिटी मतलब डॉक्टर साहब या मेडिकल प्रैक्टिशनर। एग्जामिनिंग अथॉरिटी मतलब क्या हुआ? तो कौन होगा एग्जामिनिंग अथॉरिटी? इस काम के लिए जो अधिकृत डॉक्टर होगा वही आपका पीएमई करेगा। हर कोई डॉक्टर आपका पीएमई नहीं करेगा। द एग्जामिनिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस, इस पर्पस के लिए जिसको रखा है, जिसका आजकल ट्रेनिंग भी होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है डॉक्टर साहब लोगों को, ताकि वो लोग माइंस रूल्स की जो भावना है, इसमें जो निहित प्रावधान है, जो स्टिपुलेटेड प्रोविजंस है, अकॉर्डिंगली वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर सके। ठीक। उसका 29D नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। कोई भी पीएमई में नहीं चले जाएगा। उसको क्या देना होगा? जिस आदमी को भेजना है उसको क्या देना होगा? नोटिस देना होगा। माइन मैनेजर shall give a notice 20 days in advance in फॉर्म M, 20 दिन पहले फॉर्म M में प्रायर वर्ड लिखा होगा वहां पे, वो एक के बात हुआ। इन एडवांस बोल दिया हमने। 20 days in advance in फॉर्म M to the person concerned with a copy to मेडिकल ऑफिसर। मतलब एग्जामिनिंग अथॉरिटी जो 29C में है, जो आदमी जा रहा है, जिसको भेजना है हमको, उसको मैनेजर जो है 20 दिन पहले फॉर्म M में एक नोटिस देंगे और उसकी कॉपी मेडिकल ऑफिसर को भी भेजेंगे। ठीक है। बट ड्यू टू एनी रीजनेबल कॉज
any person fails to appear in the medical examination, then what will be? Then manager will give another notice or second notice 10 days in advance in Form N. अब क्या करेंगे मैनेजर साहब? ठीक है भाई, कोई रिजनेबल कॉज था, वो घर में कोई प्रॉब्लम आ गया और कोई भी कारण रहा हो जो रिजनेबल कॉज था, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले उसको फॉर्म एन में एक नोटिस दे देंगे। अब जाइए, अब इसके बाद क्या आता है 29E, फेल्योर टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। हमने तो फॉर्म एम में 20 दिन पहले दिया, फॉर्म एन में मैंने 10 दिन पहले दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं गया भैया, तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए अब माइंस रूल्स करेगा, जो कुछ करेगा। मेरे हाथ से अब सब मामला निकल गया। क्या आ गया? फेल्योर टू अंडरगो एमी मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, बड़ा लंबा लिखना पड़ता है इसलिए एमी लिख दिया हो। फेल्योर टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। अब भी वो नहीं गया 2 नोटिस के बाद, तो क्या होगा? सर्विस से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे एक लाइन में? इफ ही स्टिल फेल्स टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, he is liable to be discharged from service। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया, मैं शुरू से नहीं कर दिया जो करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट 29F, स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिएगा, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड क्या रहेगा और फॉर्म किस फॉर्म में रिपोर्ट देंगे, मेडिकल जो रिपोर्ट मिलेगा वो किस फॉर्म में डॉक्टर साहब देंगे। तो माइंस रूल्स के फॉर्म पी में पीएमई का होता है। P1 में इनिशियल, 1 मतलब इनिशियल ना जी, पहली बार नौकरी लगा है मेरा आज, ठीक है, तो 1 ना हुआ, तो P1 इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा। P1 और 1 है इनिशियल के लिए हुआ, और P पीएमई के लिए है। ठीक है, तो फॉर्म P में जो स्टैंडर्ड दिए हैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से डॉक्टर साहब उस आदमी का मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और डॉक्टर साहब जो है फॉर्म O में रिपोर्ट ट्रिप्लिकेट कॉपी में बनाते हैं। एक उस आदमी को दे देंगे, एक मैनेजर को भेज देंगे और एक अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट, अपील फॉर रीएग्जामिनेशन। कोई एम्प्लॉय पीएमई में गया या आईएमई में गया, ठीक है, यहाँ तो आईएमई की बात नहीं चली इसलिए हम आईएमई वर्ड नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से पीएमई की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए आईएमई में कोई अनफिट हो गया हो या पीएमई में हुआ हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पीएमई वर्ड लिखें क्योंकि पीएमई का स्टैट्यूटरी पोजीशन पूछा। कोई पीएमई में आदमी मेरा गया और वो मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो गया, तो अब वो क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन है, वो क्या करेगा? जिस दिन उसको मेडिकल अनफिटनेस का सर्टिफिकेट मिला है उस दिन से 30 दिन के अंदर में वो अपील करेगा मैनेजर को कि मेरा मेडिकल री एग्जामिनेशन करवाया जाए। ठीक है, इतना ही लिखना है इसमें, कोई दिक्कत? बस इतना ही लिखना है। हम आपको जानकारी के लिए 2 लाइन और बोल देना चाहते हैं। अब मैनेजर साहब कैसे कराएंगे भैया? मैनेजर साहब के पास एप्लीकेशन आया, हम मैनेजर है, हमारे पास एप्लीकेशन आएगा तो हम क्या करेंगे? रख लेंगे आप इसमें, नहीं उसको फॉरवर्ड करेंगे। किसको करेंगे? डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी डीजीएमएस धनबाद को। लेकिन डीजीएमएस धनबाद में तो ढेर सारे डायरेक्टर हैं, एग्जामिनेशन सेक्शन के अलग है, ठीक है, मेडिकल विंग के अलग है, जो सेफ्टी देखने वाले जो इंस्पेक्शन करने हमारे माइंस में आते हैं वो अलग है, वो रीजन में भी रहते हैं, ठीक है ना। और
सब रीजन में भी रहते हैं वो इंस्पेक्शन करने वाले, जो डीडीएमएस है उससे बड़े डीएमएस होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वहां पे हम कौन डायरेक्टर को, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी इंडस्ट्रियल हेल्थ को ब्रैकेट में लिखना पड़ता आईएच, ठीक है, इंडस्ट्रियल हेल्थ को। और साथ में जो अफिलिएट मेडिकल बोर्ड है एएमबी, अफिलिएट मेडिकल बोर्ड का भी हम भेजे हैं एक वीडियो, अफिलिएट मेडिकल बोर्ड का जो सेक्रेटरी रहेगा उसको भेजेंगे, ये 2 आदमी को भेज देंगे। तब फिर वहां से एएमबी के द्वारा उस आदमी का जांच करवाया जाएगा। यदि जांच करवाने के बाद वो फिट है तो उसको माइंस में काम दिया जाएगा, यदि अनफिट है तो स्टेचुटरी प्रोविजंस है उसके लिए, ठीक है। सेक्शन 9A माइंस एक्ट का सेक्शन 9A देखेंगे और इसी माइंस रूल्स का 82A देखेंगे क्या प्रोविजन, सब जब आगे बात आएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पोर्शन क्या बचा, इतनी बात लिखना है भैया पीएमई के स्टेचुटरी प्रोविजंस में। अब क्या था, डिस्कस इट्स रिलेवेंस टू आईएलओ क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियोग्राफ्स फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। इसको देखते हैं आप, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे, रिलेवेंस ऑफ पीएमई टू आईएलओ क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियोग्राफ्स फॉर डिटेक्शन ऑफ न्यूमोकोनियोसिस। तो हम हेडिंग डाल दिए रिलेवेंस ऑफ पीएमई टू आईएलओ क्लासिफिकेशन। हम पिछला वीडियो में बताए थे कि जो चेस्ट है इसका एक्सरे लेते हैं, उसी से हम न्यूमोकोसिस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। यही बात यहां सब लिखा रहता है, ठीक है। और जो उस एक्सरे का रेडियोग्राफ्स आया, उस रेडियोग्राफ्स में किस साइज का ओपेसिटीज पाया गया, उस आधार पे हम, आईएलओ ने किया, मतलब मैंने नहीं, आईएलओ ने न्यूमोकोसिस को क्लासिफाई किया। देखिए यही लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ्स द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ओपेसिटीज। किसके आधार पर, साइज ऑफ ओपेसिटीज डिटेक्टेड इन द चेस्ट रेडियोग्राफ। चेस्ट रेडियोग्राफ में जो धब्बे धब्बे टाइप के दिखेगा, उसको कितना बड़ा साइज का, उस आधार पर आईएलओ ने न्यूमोकोसिस को क्लासिफाई किया। यदि वो ओपेसिटीज का साइज लेस देन 10 mm है तो वो सिंपलर न्यूमोकोसिस हो गया। यदि मोर देन 10 mm है ओपेसिटीज का साइज तो वो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमोकोसिस है। देखिए यहाँ पे बोर्ड में भी लिखे साइज ऑफ ओपेसिटीज और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोकोसिस, यही ना है जी। लेस देन 10 mm है तो सिंपलर न्यूमोकोसिस बोलेंगे, मोर देन 10 mm ओपेसिटीज है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड न्यूमोकोसिस बोलेंगे, ठीक है। टुनाइट आई विल सेंड यू 5 वीडियोस